वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप। तो लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी तक हम पढ़ चुके थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पास ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट आता है। तो देखिए, थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट को हम कवर करें तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को एक सेपरेट ब्रांचेस के अंदर पढ़ा जाता था सेपरेटली, लेकिन फिर एक्सीडेंटली डिस्कवरी होती है 1820 के अंदर ओरस्टेड के द्वारा। फिर बताया जाता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी मिलता है, इसीलिए हम इसको अभी सिंगल ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को समझने का काम करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया। तो देखिए ओरस्टेड क्या करता था, वो एक बेसिक डायग्राम, जैसे ओरस्टेड ने क्या किया, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये कुछ इस प्रकार से सेटअप डायग्राम वो लेता था। हम यहाँ पे कोई भी बल्ब वगैरह कुछ एक छोटा सा अपरेटस लगा लेते हैं और ये मैंने की यहाँ पे लगा दी है। अब इसमें करंट हम पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव से कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये होगी डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक कंपास नेडल को प्लेस करता था वो। तो कंपास नेडल वो हर बार रखता था इस प्रकार से कि वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं देती थी, लेकिन एक बार उससे जल्दबाजी के अंदर उस कंपास नेडल को उसने पुट किया उसके ओवर द वायर या परपेंडिकुलर, एक बार परपेंडिकुलर, पैरेलल या ओवर द वायर हम बोल सकते हैं। तो कैसे रखा था, तो देखिए सबसे पहले उसने कंपास नेडल को इस प्रकार से रखा। इसके मैं इसको दिखा देता हूँ, ये इसका प्लेन हो गया इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो कंपास नेडल थी वो डिफ्लेक्शन नहीं देती थी। तो ओरस्टेड इसी के बिहाफ पे बोल देता था कि देखिए यहाँ पे मैंने करंट को छोड़ दिया लेकिन इस निडल ने डिफ्लेक्ट नहीं दिया, क्योंकि यदि मैग्नेटिक फील्ड होता तो निडल भी अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होनी थी। जो कंपास निडल है जिसके पास छोटा खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो एक फील्ड दूसरे फील्ड के ऊपर फोर्स लगाएगा और डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो हमेशा ऐसे ही बोलता था। अब एक बार उसने क्या किया गलती से, तो हम इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं पहले यहाँ पर कि व्हेन जो कंपास निडल है, छोटी सी टीनी कंपास निडल हम बोल सकते हैं, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू वायर। जब हम इसको कैसे रख रहे हैं, परपेंडिकुलर टू करंट कैरिंग वायर। It do not get deflected। तो वो हर बार बोल देता था, देखिए यदि भाई करंट के साइड में मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये निडल भी डिफ्लेक्शन देती। तो देखिए वो हर बार ऐसे ही बता देता था कि देखो मैंने बताया भाई करंट के साथ में मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, नहीं होता है। बट एक दिन उनसे क्या हुआ, एक्सीडेंटली उन्होंने जो कनेक्शंस थे वो किए और जो कंपास निडल है उसको ओवर द वायर रख दिया। तो वो भी अचंभित हो गया और इसी प्रकार से डिस्कवरी हो जाती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। उससे पहले थ्योरेटिकल इस चीज़ को माना जाता था। तो उस दिन उन्होंने क्या किया, देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट करता हूँ। तो हम जैसे दिखा रहे थे कि ये करंट एज इट इज, उन्होंने उस दिन कंपास निडल को इस प्रकार से रख दिया। तो ये जो कंपास निडल थी अपनी पोजीशन से डेविएट हो गई। तो हम इसको दिखा देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन के अंदर वो डिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, तो वो एकदम से क्या हो गया, सरप्राइज हो गया कि यार ये तो हो गया अभी। तो फिर उन्होंने तुरंत जो करंट की डायरेक्शन थी नीचे से उसको चेंज किया। तो देखा उसने जब उसको रिवर्स करता है करंट की डायरेक्शन को, तो जो डिफ्लेक्शन मान लीजिए पहले कहाँ पे आ रही, लेफ्ट में, तो अब वो कहाँ पे डिफ्लेक्शन देगी, राइट साइड के अंदर। तो इस प्रकार से फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाता है कि भाई किसी भी करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि व्हेन कंपास निडल, मैं इसको लिख लेता हूँ,
कि व्हेन कंपास निडल is placed parallel or over the wire, it gets deflected. ठीक है, वो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। जो शुरुआती इसकी पोजीशन थी उससे क्या हो गई, वो डिफ्लेक्ट। फिर बाद में उन्होंने बताया कि भाई यदि हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो ये जो रिवर्सल था यहाँ पे मैग्नेटिक जो निडल है उसका भी रिवर्स वहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट needle gets deflected in opposite direction। जो पहले जो डायरेक्शन थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ 1820 के अंदर हुई। ठीक है, तो हम इसको नोट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख देता हूं। सो एक्सपेरिमेंटली इट इज, तो ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाती है, प्रूव्ड दैट every current carrying conductor जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है इज सराउंडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। वो किसके द्वारा सराउंडेड है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ठीक है, ये काम कब हुआ, तो मैंने बताया आपको कि नियर लगभग 1820 के अराउंड ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जाती है। किसके द्वारा, तो दैट इज ओरस्टेड के द्वारा। तो ओरस्टेड ही रेस्पॉन्सिबल था। ठीक है, कि उन्होंने वेरीफाई किया था। इससे पहले ये चीज़ें थ्योरेटिकली मानी जाती थी कि भाई करंट के पास चुंबक के गुण होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अभी इसीलिए अब इसको हम एक सिंगल ब्रांच के अंदर भी पढ़ते हैं, जिसको मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूप में हम इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि जो डिफ्लेक्शन थी कंपास निडल की, उसके बारे में ओरस्टेड ने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की थी। तो उसके बारे में किसने बताया था, दैट इज एम्पियर के स्विमिंग रूल ने। तो अभी हम इसको राइट भी कर सकते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल की स्टेटमेंट, और इसको आप नोट भी कर सकते हो कि एम्पियर स्विमिंग रूल, या इसी को हम इन शॉर्ट क्या बोल देते हैं, दैट इज स्नो रूल। तो ध्यान रहे, स्नो के अंदर सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या रहेंगे, कैपिटल। ठीक है, तो ये अपना किसके बारे में बताता है, तो मैंने अभी बताया कि किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल। तो इनकी स्टेटमेंट क्या थी, यहाँ पे हम उस चीज़ को नोट करेंगे यहाँ पे, और इसको समझते भी हैं। तो एम्पियर स्विमिंग रूल के स्टेटमेंट को हम नोट करने का काम करेंगे। तो देखिए,
एम्पियर ने क्या बताया कि सपोज करो कि मान ले हम ही हैं, हम किसी भी पूल के अंदर यदि हम स्विम करते हैं, तो आप ऐसे सपोज करो कि जो करंट है वो आपके फीट पैरों से एंटर करे, सिर के अंदर से क्या करे, लीव करे। तो उस केस के अंदर जो कंपास निडल है, यदि उसको हमारी बैक के ऊपर पुट किया जाता है तो वो डिफ्लेक्शन देगी किस तरफ, हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ। ये इसकी स्टेटमेंट है, जिसको हम शॉर्ट में किससे याद करेंगे, स्नो रूल के द्वारा। तो स्नो का मतलब यही है कि जैसे मैं अभी यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, सीधा खड़ा हूँ, तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये ईस्ट है, ठीक है, तो ये अपने क्या हो गया, वेस्ट डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड हम ले ऊपर ऊपर की तरफ हम मान लेंगे, ये क्या हो गया, नॉर्थ, तो नीचे क्या हो गया, साउथ। तो मैंने बताया पैरों में से करंट ऊपर की तरफ जाए, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कहाँ पे लेनी है, साउथ से नॉर्थ। और बैक के ऊपर क्या रखना है हमने, कंपास निडल, तो उसकी डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगी, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या हो गया अपना, वेस्ट। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके अंदर कि हम लिख रहे हैं भाई कि सपोज a man swimming in a pool such that current enters through his feet and leaves from head, magnetic needle जो मैग्नेटिक कंपास निडल है placed over his back gets deflected, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी किस तरफ, towards his left hand, that is west। ठीक है, तो मैंने बताया जो स्विमिंग रूल था वो डिफ्लेक्शन के बारे में बताता है, डिफ्लेक्शन कैसे आएगी, तो ये इसको मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसको हम इन शॉर्ट राइट कर सकते हैं स्नो रूल की मदद से। तो उस केस में मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि स्नो रूल क्या स्टेटमेंट देता है। तो दैट इज कैपिटल में हम इसको लिख रहे हैं स्नो। तो स्नो रूल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी हम इसको लिखने वाले हैं। तो मैंने बताया एस इंडिकेट करता है साउथ, एन नॉर्थ, ओ जो कंपास निडल है ओवर द वायर। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगी, टुवर्ड्स वेस्ट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि करंट जो होगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ needle over the wire deflected towards west। तो ये इसकी स्टेटमेंट आती है। तो इसमें जो अपने लेटर्स थे स्नो के, तो मैं उनको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको भाई, स्नो। आप शॉर्ट कि करंट कहाँ पे जाए, साउथ से नॉर्थ, निडल ओवर द वायर, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये इसकी बात थी। इसकी हमने अभी जान लिया है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट और एम्पियर के स्विमिंग रूल, स्नो रूल के बारे में। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एक राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल को पहले समझते हैं, वो किसके बारे में बताता है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताने का काम करता है।
तो देखिए जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में पेन है, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उसको आपने होल्ड करना है किसके अंदर, इन योर राइट हैंड। ठीक है, तो मैंने ये राइट हैंड लिया। अब किस प्रकार से होल्ड करेंगे इसको, कि मैं सपोज कर रहा हूँ कि करंट इसमें अपवार्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, जो इसकी टिप के द्वारा शो किया जा रहा है। तो हमने क्या करना है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो हमारी फिंगर्स की कर्लिंग है इस प्रकार से, ठीक है, तो ये जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बारे में बताने का काम करती है। तो यही अपना राइट हैंड थंब रूल होता है। तो हम इसको नोट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि राइट हैंड थंब रूल। तो सबसे पहले चीज़ तो यही आती है कि राइट हैंड थंब रूल किसके बारे में बताता है, फिर हम इसकी स्टेटमेंट भी नोट करेंगे। तो ये किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हम पहले लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। तो ये बताता है हमें, टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमें यहाँ पे ये इन्फो प्रोवाइड कर रहा है। तो हम इसकी स्टेटमेंट भी अभी मैंने एक्सप्लेन की, सेम वे के अंदर हम इसको राइट कर सकते हैं कि होल्ड ए स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर in your right hand. Right hand such that जो अपना थंब है पॉइंट्स along the current, कि जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उसी के अंदर हमने थंब को पुट करना है, along the current, then curling of fingers जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यदि आप इस रूल को लगाना सीख जाते हैं तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, आप इसको बहुत इजीली हर जगह पे लगा के डायरेक्शन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए इस प्रकार से रहेगा। आगे हम सर्कुलर कॉइल को पढ़ेंगे तो उसमें हल्का सा चेंज आता है, तो वो मैं तब बताऊंगा। फिलहाल आप इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ। मैंने माना कि ये जो टिप है वो करंट के बारे में बता रही है कि करंट उधर जा रहा है, इसका मतलब मैंने थंब करंट की तरफ रख दिया, फिंगर्स स्ट्रेट। अब फिंगर्स को घुमाएंगे जैसे मुट्ठी बंद करते हैं सेम, तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देती है। अब इस चीज़ को मैं अपोजिट करता हूँ तो करंट डाउनवर्ड, फील्ड लाइंस अब ऐसे आएंगी। तो अपने पास दो डायरेक्शन बनती हैं, एक क्लॉकवाइज और एक अपने पास एंटी क्लॉकवाइज। तो उसी चीज़ को हम समझेंगे यहाँ पर। तो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर मार्क कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये दिखा दिया कि ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरे के अंदर हम ले सकते हैं कि करंट कहाँ पे आ रहा है, अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो अभी थंब करंट की तरफ, फिंगर्स ऐसे घूम के आएंगी तो इसके सराउंडिंग में मिलती हैं। तो यही चीज़ आपने ध्यान देनी है। तो मैं इसको हाथ से बना देता हूँ कि भाई करंट था अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से इसके सराउंडिंग में मिलेंगी। ठीक है, तो जो डायरेक्शन है उसको ध्यान से देखेंगे। इस साइड से जो फिंगर्स हैं वो जा रही है इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ, बोर्ड, जो भी बोर्ड मेरे सामने है, और ये घूम के दूसरी तरफ से आउटसाइड निकलेंगी। तो हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये करंट की डायरेक्शन थी, तो उसके सराउंडिंग में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो कि करंट जो है वो अपवर्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल के आ रहा है, तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, और सभी अब समझ भी गए होंगे कि ये डायरेक्शन क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है।
तो हम लिख सकते हैं कि करंट हमने क्या लिया, अपवर्ड, करंट हमने लिया अपवर्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब वो किस प्रकार से हैं, तो दैट इज, तो आप इसको समझें, जैसे अभी कोई भी जो घड़ी होती है अपनी, उसको हम यहाँ पे रख लें, तो उस केस में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये चलने का काम कर रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जब करंट अपवर्ड रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम हम अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो करंट है वो डाउनवर्ड है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी अपनी, उस केस में हम जो कंसेंट्रिक सर्कल से ही दिखाई जाती हैं, और करंट अपना डाउन है तो इस साइड से इनटू प्लेन है, और इस साइड से हम क्या लिखेंगे, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि यहाँ से हो गई ये इनसाइड, और दूसरे एंड से क्या होगी वो आउटसाइड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप भी बनाती हैं। ये हम प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ चुके थे, तो ये पॉइंट आप वहाँ से समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई करंट हमने क्या लिया, तो दैट इज़ करंट हमने लिया डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया अपना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आई, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो दैट इज़ अपने पास क्या आ गया भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस में मिलेंगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। दूसरी तरफ किसके अंदर थी वो, एंटी क्लॉकवाइज। तो इतना पार्ट इसके अंदर आता है, राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे हम समझ सकते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा कंडक्टर के सराउंडिंग में मिलेगा इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, ऑन द कंडक्टर। तो इस पॉइंट को भी हम नोट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस रहेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर is in form of concentric circles having its center on the conductor। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है, और यहाँ से ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये, यदि मैं बता रहा था यहाँ पे कि भाई ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो फील्ड लाइंस इसके इर्द गिर्द ऐसे बनेंगी, तो उनका जो सेंटर होगा वो कहाँ पे मिलेगा हमें, इस कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में मिलेंगी ऐसे। तो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। तो डायग्राम्स तो यही रहेंगे अपने, ठीक है। हम इसको एक बार दोबारा से बना लेते हैं, तो मैं एक ही डायरेक्शन वहाँ पे कवर करूँगा, अपवर्ड डायरेक्शन लेके हम इसको मार्क करेंगे, और इससे हम 2-3 रिजल्ट्स को निकालने का काम करते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, तो हम सेम एज इट इज़, मैं यहाँ पे डिनोट कर लेता हूँ कि मैंने ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके इर्द गिर्द मिलेंगी, ठीक है, और किस फॉर्म में मिलेंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो राइट हैंड थंब रूल सेम अप्लाई करेंगे, करंट अपवर्ड, फिंगर इधर से इनसाइड और इधर से आउटसाइड। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि यहाँ से करंट जो था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ड और इधर से आउटवर्ड, ठीक है।
तो अब इसके लिए हम ये जो कंडक्टर में करंट था हम इसको I मान के चल रहे हैं, और ये जो रिंग है इसका जैसे मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेता हूँ, इस डिस्टेंस को हम डिनोट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आउटसाइड के लिए ले लेता हूँ ये डिस्टेंस, तो हम इसको R से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम अपवर्ड के लिए ले लिया, डाउनवर्ड में भी ऐसा ही बनेगा और डायरेक्शन अपनी एज इट इज़ चेंज हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो देखिए कि जो फील्ड होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर is found to be तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नंबर फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो दैट इज टू करंट। इसका मीनिंग हुआ दैट इज B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो गया। सेम वे में हम सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होने लग जाती है, तो इसका जो डिस्टेंस के साथ रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, तो दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो मैं डिनोट कर सकता हूं कि जो B की वैल्यू आएगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब इस चीज़ को हम एक स्ट्रेट कंडक्टर का अपना जो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है मैं उसको राइट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे ये इसका जो प्रूफ होता है वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि तो B आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे I था अपने पास, और इन्वर्सली अपने पास कितना आया था 1/r। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब हम राइट करते हैं तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है उसको हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो दैट इज़ μ0/2π। ठीक है, इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये अपना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, ये अपना क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। अब इसकी जो वेरिएशन है आप उसको भी डिनोट कर सकते हो। तो वेरिएशन के लिए देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन को दिखाओ, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको दिखा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ B, और यदि मैं यहाँ पे R डिनोट करता हूँ, ये अपना ओरिजिन, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वीक होने लग जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये अपना वैल्यू थी। अब उसके बाद इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है SI यूनिट, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि SI यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, या इसको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का भी नाम दे देते हैं। तो SI यूनिट किसके अंदर दिखाई जाती है, तो दैट इज टेस्ला से हम इसको डिनोट करते हैं और हम इसको लिखते हैं कैपिटल T से। तो सेकंड हम इसमें जो CGS यूनिट होती है इसकी, उसको हम डिनोट करते हैं गोज। तो गोज को हम राइट करते हैं कैपिटल G से। अब इन दोनों में एक रिलेशन होता है, तो उसमें हम राइट कर सकते हैं कि जो टेस्ला और गोज का रिलेशन है वो अपने पास होता है कि 1 जो टेस्ला होता है, 1 टेस्ला जो वैल्यू होगी इज इक्वल टू 10⁴ गोज। तो इतना पार्ट यहाँ पे सभी समझेंगे। ये इसका रिलेशन है कि 1 टेस्ला किसके इक्विवेलेंट है, तो दैट इज 10⁴ गोज। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर का कंप्लीट अपना फॉर्मूला था।
ये आपने इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो मैंने इसमें सारी चीज़ें बता दी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर हम सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। तो सेम वे के अंदर उसको भी हम निकाल सकते हैं, जिसका रिजल्ट मतलब वो भी अपने पास डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट के ऊपर, इन्वर्सली जो डिस्टेंस है एज इट इज़, और नंबर ऑफ टर्न्स यदि यहाँ पे हम लेते हैं तो उसके लिए वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, हम लिख लेते हैं पहले कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। चलिए, तो अब इसके अंदर हम डायग्राम बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम एक सर्कुलर कॉइल को इस टाइप से ले लेते हैं। मैंने ये दिखा दिया कि ये कोई मैंने सर्कुलर कॉइल ले लिया, और इसका हम थोड़ा सा और इसको प्रूफ तो हमने ये कोई कॉइल ले लिया है इस फॉर्म के अंदर, और मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि भाई ये इसके अंदर से करंट इस एंड से ऊपर जा रहा है, तो दूसरे एंड से करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड। चलिए हम कलर चेंज कर देते हैं इसमें। मैंने दिखा दिया कि ये करंट अपवर्ड और ये करंट क्या हो गया, डाउनवर्ड। तो इसके सेगमेंट हम तोड़ेंगे और उससे इस चीज़ को समझते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए जो राइट हैंड थंब रूल था उसमें स्लाइड सा चेंज आता है, तो वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हो। जैसे देखिए, मैंने बताया था कि करंट जब थंब से दिखाते थे स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, इस बार जो अपने पास एक कॉइल है जो सर्कुलर फॉर्म के अंदर है, तो उस केस में जो फिंगर्स जो थी वो अब करंट के लिए ली जाएंगी। तो जैसे अभी मान लो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि करंट इधर से अपवर्ड जा रहा है, तो इस छोटे से क्रॉस सेक्शन में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो अभी मैं इसको अप्लाई करूँगा, तो देखिए इसका मतलब करंट के अलोंग मैंने फिंगर्स को रखना है। तो जो थंब होगा वो हमें बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो अभी ये मैंने करंट यहाँ से ऐसे दिखाया है, तो इसका मीनिंग मैंने फिंगर्स को ऐसे रखना है, तो थंब जा रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ पे मिलेगा हमें, डाउनवर्ड या इनवर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर बोर्ड हम बोल सकते हैं। तो अभी इतना पार्ट हम बता चुके हैं यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में मिलेगा इसके सराउंडिंग में। तो हम इसको डिनोट कर देते हैं यहाँ पे। तो जैसे देखिए, ये जो रिंग की फॉर्म के अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा अपने को। तो हम दूसरे एंड पे भी बना देते हैं इसी डायग्राम को, और नेक्स्ट उसके बाद सेम वे में उसके बाद हम इन्हीं फील्ड लाइंस को थोड़ा सा चेंज करके दिखा लेते हैं। तो मैं इसको दिखा देता हूँ कि ये फील्ड लाइंस आगे इस प्रकार से रहेंगी। अब देखिए इसमें इस एंड से करंट ऊपर की तरफ है तो फील्ड अंदर, तो इसका, और वैसे भी हमने अभी देखा था वो इनवर्ड डायरेक्शन आई थी। तो सेम वे के अंदर हम यहाँ पे इसमें मार्क कर सकते हैं कि ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये अंदर की तरफ यहाँ से इनवर्ड इनवर्ड, तो सेम सभी की सभी फील्ड लाइंस इनवर्ड, और इस एंड से वो आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेंगी। ये अपना सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है जो इस फॉर्म में आपने प्लॉट करना होता है। इसका ये डायग्राम था अपने पास। मैं इसको थोड़ा लार्ज भी कर देता हूँ। ये इस प्रकार से आपने डायग्राम को प्लॉट करना है। नेक्स्ट इसमें हम जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख सकते हैं, तो उसमें आप क्या बता सकते हो कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल
is found to be, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, तो वो पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है जैसा स्ट्रेट कंडक्टर में था कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। तो हम नोट कर सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट लिख सकते हो या फिर स्ट्रेंथ ऑफ करंट भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि भाई यहाँ से हमें पता लगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई। तो सेकंड फैक्टर यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ सेकंड फैक्टर में कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जो कंडक्टर से दूरी होगी तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं B जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक रिजल्ट इसका लिखेंगे जो आपने याद रखना है कि सर्कुलर कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है वो μ0I/2r। ये इसके इक्विवेलेंट अपने पास फॉर्मूला इसमें होता है। तो ये आप इसमें ध्यान देंगे। सेकंड चीज़ इसी के अंदर यदि हम इसको एंट्रेंस के लिए पढ़ें तब हम इसमें लिख सकते हैं कि फॉर एंट्रेंस इन कॉइल यदि जो कॉइल है उसके अंदर हम एंट्रेंस ले लें तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अपना उसकी वैल्यू μ0 टाइम्स हो जाएगी N/I/2r। तो इतना पार्ट आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट कंडक्टर और कॉइल सभी पार्ट्स के लिए हमने पढ़ा है। यहाँ पे हमने शुरुआत करी थी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, उसके रिजल्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एम्पियर स्विमिंग रूल, स्नो रूल हमने कवर किया। नेक्स्ट हमने राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद हमने इसकी डायरेक्शंस हमने देखी थी। सेकंड उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर और लास्टली मैंने कवर किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। तो ये पार्ट यहाँ तक आप कवर कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सोलेनाइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं किसी भी, जैसे स्प्रिंग शेप के अंदर जो कॉइल, हेलिकल कॉइल, उसी को हम सोलेनाइड बोलते हैं, और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर और चार्ज, इन सब चीज़ों को बारी बारी हम कवर करते चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही।